morning, students. As we are to cover our UT2 syllabus now, we are starting from the chapter 16 that comes under civics, and chapter name is understanding laws. What we gonna read in this chapter is कि laws क्या हैं, कैसे how it came in India, rule of law क्या चीज़ है, how laws are framed, laws कैसे बनते हैं, controversial laws क्या है, implication of laws क्या है. This is we gonna read. Here is given a conversation which you will read by yourself. Then moving towards the first topic, that is our what are laws. Let me tell you what we will cover in this chapter. I am gonna tell you the whole story, kind of summary that what is given in this chapter. अभी अगर हम बात करें लॉज क्या हैं, लॉज एक रूल्स हैं. लॉ इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स which are imposed through different institutions to govern behavior of person, entity and organization. क्या है, कुछ अलग काफ़ी तरह के रूल्स बना रखे हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो हमें गाइड करते हैं कि व्हाट शुड वी डू इन लाइफ, हाउ इट शुड बी डन, और to govern behavior of person, entity or organization. Just suppose a place where there are no laws and no rules. अगर आप सोच के देखो, अगर कहीं पे कोई रूल्स ना हो तो क्या है, काफ़ी लड़ाइयाँ हो जाएं लोगों के बीच में, काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो जाएं, कन्फ्लिक्ट आ जाएं, जो हायर सोसाइटी के लोग हैं वो जो लोअर सोसाइटी के लोगों को है वो दबाने के लिए लग जाएं. इस तरीके से क्या है, वी विल नॉट बी डेवलप्ड पोलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली. ठीक है, इन सभी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, रिटन इन दिस पैराग्राफ ओनली, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज के ऊपर. ठीक है, जिनमें से कुछ हैं केस लॉज और कुछ हैं कस्टमरी लॉज एंड बाय लॉज. इन लॉज को चेक करने के लिए कौन है हमारे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. नाउ रेलिवेंस ऑफ लॉज इन सोसाइटी. लॉज को लेके आने का मतलब क्या है, रेलिवेंस क्या है सोसाइटी में. डिफेंडिंग द सोसाइटी फ्रॉम एविल, ताकि कोई बाहर की पावर हमारे ऊपर आके राज ना कर सके. जैसे एंशियंट टाइम में ब्रिटिशर्स आके राज करने लग गए थे, एक तो उस चीज़ से बचाने के लिए, कॉमन गुड को प्रमोट करने के लिए कि सभी जो लोग हैं साथ मिल के चलें. थर्ड, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, जिनों के बीच में कोई लड़ाइयाँ हैं कंट्रीज़ के बीच में, चाहे स्टेट के बीच में, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए बने हुए हैं. फोर्थ, एनकरेजिंग पीपल टू डू द राइट थिंग, कि लोगों को सही काम करने के लिए एनकरेज करें. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांजिशन ऑफ लॉज फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न इंडिया. हाउ वी, इसमें हम क्या देखेंगे कि एंशियंट से मॉडर्न इंडिया में लॉज कैसे कैसे ट्रांसफ़र हुए. पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज़ गिवन इन दिस. जो एंशियंट टाइम था उसमें क्या थे, कास्ट के अकॉर्डिंग देवर मेड लॉज. सपोज़ करो अगर किसी ब्राह्मण ने कोई चोरी का गलती की है तो उसके लिए अलग तरह की सज़ा थी. अगर वही गलती किसी शूद्रा ने की है तो उसके लिए अलग तरह की थी. इस तरह से जो पनिशमेंट्स थी वो डिफरेंट थी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोसाइटी. फाइन. देन हम लॉज लेके आए, जो हमें मेनली किसने बताया, समझाई ये चीज़ें, ब्रिटिश ने, कि प्रॉपर कंट्री को चलाने के लिए वी शुड हैव एडमिनिस्ट्रेशन. धीरे धीरे ऐसे हमने जो मेयर कोर्ट्स थे उसको कन्वर्ट कर दिया हाई कोर्ट्स में. मेयर कोर्ट्स क्या, जो ब्रिटिशर्स आके बैठे हुए हैं सीट के ऊपर, उन्होंने अपने वो बना रखे हैं. तो वहाँ से क्या था, जब ब्रिटिशर्स चले गए थे हमने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. दैट सर्व्ड अ बिग शिफ्ट इन इंडियन लीगल सिस्टम. उससे इंडियन लीगल सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आया. During the last decade of 19th century, legal profession became the first choice for the Indians, especially the influential class of India. जब ये चेंज आया, लीगल प्रोफेशन हर किसी की चॉइस बन गया कि हाँ सब कुछ रूल्स एंड लॉज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. देन वी हैव रूल ऑफ लॉ. इस चीज़ में क्या दिया हुआ है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो बिना लॉज के नहीं चल सकती. दैट कंट्री हैज़ टू रन अकॉर्डिंग टू दी लॉज. उनको रूल्स के साथ ही चलना पड़ेगा. यही चीज़ है आपकी क्या, रूल ऑफ लॉ. मूविंग फर्दर, हेयर आर गिवन सम ऑफ द आर्टिकल्स. ये आर्टिकल्स क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं. हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ चीज़ लिखी होती है.
सेम एज़ यहाँ पे भी आपको 2-4 आर्टिकल्स के बारे में बता रखा है कि उन आर्टिकल में क्या है, इन आर्टिकल में क्या है। लेट्स टेक फर्स्ट आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि अनटचेबिलिटी के ग्राउंड के ऊपर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। इट प्रोहिबिट्स सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर फिर भी कोई ऐसा करता है पर्सन, अगर वो अनटचेबिलिटी को आज भी प्रैक्टिस करता है, देन ही शुड हैव टू फेस पनिशमेंट बाय द कोर्ट्स। देन यू हैव प्रैक्टिस जोन 1 विच यू विल गेट इट सोल्यूशन ऑन योलो। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हाउ लॉज आर फ्रेम्ड। लॉज कैसे बनते हैं। दिस इज़ आपको ये एक स्टोरी की तरह में समझना है। फर्स्ट स्टेज जो होती है दैट इज़ इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, वी वेरी वेल नो कि जो पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। दोनों के किसी भी हाउस में आप बिल जनरेट कर सकते हो। अभी बिल और लॉ में क्या फ़र्क है, अंडरस्टैंड दैट। बिल जो है वो बिना, जब तक वो रूल नहीं बन जाता तब तक हम वो बिल ही रहता है। सपोज़ आपने कुछ आर्टिकल लिखना है, पहले आप वो चीज़ रफ़ में लिखोगे, ठीक है, जो चीज़ रफ़ में बनाई हुई है कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, दैट इज़ बिल। जब वो फाइनली पक्का हो जाएगा, जब वो बिल्कुल आप फाइनल वाला लेके जाओगे, दैट इज़ लॉ। जब उस बिल के ऊपर साइन हो गए कि ठीक है कंट्री में ये चीज़ होगी, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा लॉ। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या है, अगर किसी हाउस के किसी मिनिस्टर ने या किसी मेंबर ने कोई बिल जनरेट करना है, पहले वो क्या है उस चीज़ के लिए हॉलीडे लेगा। फर्स्ट ही विल टेक लीव फॉर टू इंट्रोड्यूस दैट बिल। अगर वो बिल मेजर है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस चीज़ के लिए वो थोड़ा अपने जो हाउस के मेंबर्स हैं उनको एक आइडिया देगा कि हाँ हम इस चीज़ के ऊपर बिल बनाने जा रहे हैं। देन आपकी आती है डिस्कशन स्टेज। डिस्कशन स्टेज में क्या होता है, वो जो आपका बिल है वो स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया जाता है ताकि वो सर्कुलेट किया जाए। फिर उसमें क्या है, उसी में क्या है, नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, उस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा जाता है। क्लॉज बाय क्लॉज मतलब जो भी मैंने लिखा है बिल में, उसके एक एक वर्ड को पढ़ा जाएगा कि इस चीज़ का कंट्री के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, क्या ये लोगों के लिए सही है या नहीं सही है। अगर उसी बिल में कोई चीज़ हमें सही ना लगे तो हम डिस्कशन स्टेज में ही उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। फिर आपकी आती है वोटिंग स्टेज। वोटिंग स्टेज आपकी रहती है थर्ड स्टेज। इसमें क्या है, जितने लोग प्रेजेंट हैं, अगर उसमें से मैक्सिमम लोग, ज़्यादा लोग बिल के लिए हाँ कर दें कि हाँ ये चीज़ सही है, तो बिल क्या है आगे पास हो जाएगा। सपोज जो बिल है वो किस हाउस में जनरेट हुआ था, लोकसभा में, तो फिर अब उस बिल को कहाँ भेज दिया जाएगा, राज्यसभा में। अभी राज्यसभा में वो बिल भेज दिया, राज्यसभा वाले लोग भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, प्रॉपर उसे सारा पढ़ेंगे, सारी उसमें बातचीत करेंगे कि हाँ ये सही है या गलत। अगर राज्यसभा उस बिल से इनकार कर दे, अगर वो डिसएग्री हो जाए कि हाँ हमें नहीं पसंद आया, तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन में लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे बैठते हैं और वो बिल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जब वो अगर उसमें से मेजॉरिटी में लोग मान जाएं, तो उस बिल को आगे किसके पास भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट वो बिल अपने पास 14 डेज़ तक रख सकते हैं। 14 डेज़ तक प्रेसिडेंट को उस बिल के ऊपर साइन करना होता है। जब ही प्रेसिडेंट बिल के ऊपर साइन कर दें तब वो बिल क्या बन जाएगा, आपका लॉ। अगर प्रेसिडेंट को कुछ नहीं अच्छा लगा, कुछ भी है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो बिल को दोनों हाउसेस को रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा, उसको चेंज के लिए भेज देगा कि अगर कुछ चेंज करना चाहो तो कर दो। अगर फिर भी हम जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं उस बिल को एज इट इज़ वापस भेज दें प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। अभी बिल कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर बनते हैं, लॉज, चाइल्ड लेबर के ऊपर बन गया, एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, डॉरी के ऊपर, ये सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमारे क्या है, लॉज बनते हैं। देन हम देखेंगे रोल ऑफ सिटीजन्स क्या है, फ्रेमिंग न्यू लॉज। अभी गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमें नया बिल बनाने की ज़रूरत है या लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस चीज़ के ऊपर लॉ बना दिया जाए।
ये कैसे है, इस चीज़ के लिए हम लोग जो हैं वो आवाज़ उठाते हैं कि हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है, हमारे लिए कोई सोल्यूशन निकाला जाए। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखी है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, इसमें क्या है, पहले क्या था, वुमेन्स के लिए कोई भी राइट्स नहीं थे कि वुमेन को अगर उनके जो इन लॉज हैं वो मार रहे हैं, उनको कोई तंग कर रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर कोई लॉज नहीं थे। उसके बाद ये भी सारे बनाए गए। नेक्स्ट है रोल ऑफ सिटीज़न अमेंडिंग लॉज। अमेंडिंग का मीनिंग क्या है? अमेंडिंग मीन्स चेंज। अगर हमने कोई पहले से ही लॉ बना हुआ है, रूल बना हुआ है, वो सेट नहीं बैठ रहा आज के टाइम पे, हमने उसमें कोई चेंजेस करवानी है, तो उसमें सिटीज़न का कैसे रोल है? सेम एज जैसे बिल मेकिंग में है। हेयर इट इज़ गिवन एग्जांपल ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, कि पहले चाइल्ड लेबर एक्ट बना हुआ था जिसमें कुछ कुछ कंडीशंस थी, फिर बाद में उसको अमेंड किया गया, चेंज किया गया। ठीक है, ये एग्जांपल है दैट यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी हैव इज़ कंट्रोवर्शियल लॉज। कंट्रोवर्शियल लॉज की मैं अगर बात करूँ, ये वो वाले लॉज होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही फ़ायदा देते हैं, सारे लोगों के लिए नहीं होते। तो इस चीज़ से क्या है, लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हमें इस चीज़ से नुकसान हो रहा है, ये वो। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ तो रिजर्वेशन लॉ। रिजर्वेशन लॉ क्या है, गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या और जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा सीट्स प्रोवाइड कर रखी हैं हर जगह पे, जिसकी वजह से जो जनरल कैटेगरी है उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। ऐसे लॉज भी गवर्नमेंट को बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो लोग पहले से ही पीछे हैं उनको आगे लाने के लिए उनको पावर्स देनी ज़रूरी हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इम्प्लीकेशन ऑफ लॉज। इम्प्लीकेशन ऑफ लॉज में हमारा इसमें क्या दे रखा है कि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपना जो लीडर है वो सही से चूज़ करें। और सिर्फ ये नहीं है कि लीडर चूज़ करने के बाद क्या है चुप होके बैठ जाए, हमें प्रॉपर ध्यान देना होगा दैट हाउ गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स वर्क। क्या जो गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है क्या वो हमारे हित में है, इज ही डूइंग वर्क इन इट्स आर फेवर। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। एंड हेयर एंड्स योर चैप्टर, just go through it once and download the question answers of this question practice zones on from YOLO. Thank you so much.